मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और जब देश में चर्चा ये होनी चाहिए कि आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में हमारा विकास दर क्या होगा, हमारी जीडीपी क्या होगी, हमें किस तरह से काम करना चाहिए, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, सरकारी नौकरी पर, पर्यावरण पर, उस वक्त देश में चर्चा क्या हो रही है। जो हमारे इतिहास के महान नायक हैं, कोई उन पर विवादित बयान दे देता है तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि इस सड़क का नाम ये नहीं होना चाहिए। तो भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि एक बार में जो करना है वो कर दीजिए, जितनी सड़कों का नाम बदलना है बदल दीजिए। लेकिन जो इतिहास के हमारे नायक हैं उन पर विवादित कमेंट ना कीजिए। अगर आप विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, और आपको 4 से 4.5 लाख वोट मिला है और 7 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पार्लियामेंट पहुंचे हैं, तो वहां पे उनकी बात को उठाने का काम कीजिए, उनकी समस्या को रखने का काम कीजिए, ना कि किसी महान नायक को पॉइंट कीजिए और उनको गद्दार या दूसरे शब्दों से नवाजिए। उत्तर प्रदेश और देश में इन दिनों हालात यही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड राय हैं जो प्रदेश की राजधानी से जुड़े हुए हैं। स्वागत है अखंड। ज्ञानेंद्र मिश्रा हैं प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत आपका भी है। इंद्रवीर सिंह हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं, स्वागत आपका। नगर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। देखिए, अब आप कहेंगे कि अपने ही संवाददाताओं का स्वागत क्यों किया जा रहा है? चूंकि ये आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जब आप अपने घरों में बैठे होते हैं एसी कूलर में, तब ये धूप में निकल कर काम करते हैं, आपके लिए खबर लाते हैं। जो आपसे जुड़ी हुई खबर होती है वो आपके सामने लाने का काम करते हैं, इसीलिए स्वागत करना चाहिए। और मैं स्वागत इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूं। तो अखंड, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया था राणा सांगो को लेकर के, गद्दार बताया था, इसको लेकर के राजनीति तेज है। कल पल्लवी पटेल ने भी लखनऊ में प्रदर्शन किया था, समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था और विरोध में मुर्दाबाद, बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी रामजी लाल सुमन के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए आई और उन्होंने बोला है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को 2 जून 1995 के गेस्ट हाउस कांड को उन्होंने याद दिलाई है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी ने उन पर हमला करवाया था, इसके लिए भी उनको पश्चाताप करना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए राज्यसभा में, इसको लेकर के हंगामा जारी है और तमाम जो नेता है, बीजेपी के नेता है, उन्होंने रामजी लाल सुमन पर हमला बोला और उन्होंने कहा है कि बहुत ही गलत बयान दिया है हमारे महापुरुषों को लेकर के। खड़गे ने बोला है कि सब कुछ है हमारे इतिहासकारों को लेकर के, हमारे जो महापुरुष उनको लेकर के इस तरीके के बयान उन्होंने बहुत कुछ किया, वो हमारे हीरो है। प्रमोद तिवारी ने भी बोला हमारे हीरो है, लेकिन बोला कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी का घर जला दिया जाए, तोड़फोड़ की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रामजी लाल सुमन, जो कि समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, वो अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, इस जन्म में तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब एक और बात बता दें कि एक पार्टी है, उसके जो राष्ट्रीय संयोजक है शेर सिंह राणा, उन्होंने कहा कि जो बाबर प्रेम है इनका, अगर ये दर्शा रहा है तो इनको बाबर के, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि बाबर के पास मैं इनको वहां पहुंचा सकता हूं। सबसे बड़ी बात है कि रामजी लाल सुमन को ये साफ तौर पर स्पष्ट है, उन्होंने अपनी लाइन स्पष्ट कर रखी है कि वो इस बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। बीजेपी उनको घेर रही है और जो उनके सहयोगी है, क्योंकि जिस तरीके से कल पल्लवी पटेल ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, शिवपाल सिंह यादव ने बोला, समाजवादी पार्टी के नेता ने, और आज जैसा कि जो खबरें आ रही हैं कि आज जब रामजी लाल सुमन अपने आवास में पहुंचेंगे, उसके बाद अखिलेश यादव भी वहां पहुंच सकते हैं, सपा प्रमुख, और उनके परिवार वालों से और रामजी लाल सुमन से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन राहुल, सवाल यही है, आपने बहुत अच्छी बात की स्टार्टिंग में ही कि जिस तरीके से विकास की बात होनी चाहिए थी, नाम बदलने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन इतिहास के पन्ने पलट करके जो यहाँ के महापुरुष है उनको ही इस तरीके से गद्दार बताया जा रहा है। सवाल यही है कि आज आप किसी को गद्दार कह रहे हैं, कल दूसरे जाति धर्म के लोग किसी और को गद्दार बताएंगे, तो समाज किस तरफ जा रहा है? हम विकास के रास्ते पे जा रहे हैं कि विनाश के रास्ते पे जा रहे हैं? लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, दंगे और फसाद होंगे। एक बयान क्या कुछ करवा सकता है? सारे के सारे लोग आराम से इस देश में देख सकते हैं कि एक बयान कितनी बड़ी चोट पहुंचा सकता है देश को। सबसे बड़ी बात है कि नेता सिक्योरिटी में घूमते हैं और सबसे बड़ी बात, इसका ताजा उदाहरण यह है कि रामजी लाल सुमन गद्दार बता करके उपराष्ट्रपति से अपने और अपनी परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आप तो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, सिक्योरिटी में घूमते हैं, लेकिन जो तमाम लोग हैं, जो आपके समर्थक हैं, वो सड़कों पर उतर जाएंगे और सड़क पर जब एक दूसरे के साथ
कहीं कोई विवाद हो जाएगा, उसमें किसी की जान चली जाएगी तो उनकी सुरक्षा का क्या, उनके परिवार का क्या? क्या राजनेताओं को इसके सबक लेने की जरूरत नहीं है? क्या इस तरीके से आग लगाने की कोई जरूरत है? आप किसी महापुरुष को लेकर के या किसी भी ऐसे मामले पर क्यों, क्या आपको बचना नहीं चाहिए? तूल देने की क्या जरूरत है? लेकिन ये राजनेता लगातार इस तरीके की बयानबाजी करके अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके के बेफिजूल के बयान देते हैं, जिससे समाज में तनाव फैल जाए और इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाए कि एक दूसरे की जो समाज है वो आमने सामने हो जाए, और जो समाज में जो सौहार्द की स्थिति है, सद्भाव की है, सामाजिक सद्भावना की स्थिति बनी हुई है, भाईचारा बना हुआ है, इसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचे और ठेस पहुंचे। लेकिन राजनेताओं को न जाने कब समझ में आएगा कि आज हमारी गंदी राजनीति के चक्कर में, महापुरुषों पर की गई टिप्पणी के चक्कर में इस देश में आग लग सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में हर एक छोटे बयान को कितने बड़े लेवल पर लेके जाया जाता है, साफ तौर पर लोगों ने देखा है। क्या कहेंगे अगर ओवैसी भी है, अगर वो वक्फ बिल को बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पर पुलिस चौकी बन रही है? क्या होगा अगर इस तरीके के बयान आप देते रहेंगे? समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके के बयान देते रहेंगे, बीजेपी के भी कई नेता है जो इस तरीके के बेफिजूल का बयान देते हैं, जिसके बाद स्थितियां तनावपूर्ण हो जाती है और लोगों में जो सौहार्द है, आपसी सौहार्द है, वो बिगड़ जाता है। जी राहुल। धन्यवाद अखंड, इस पूरी डिटेल में खबर बताने के लिए। आपने हमारे दर्शकों को बताया, और सही बात है, ये नकारात्मक राजनीति का हिस्सा है। जब आपको सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए तो आप हमारे नायकों को गाली गलौज या उन्हें गद्दार देकर क्या साबित करना चाहते हैं? वो तो इतिहास की बात थी, जो हो गया हो गया। आप क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। लेकिन देखिए, आज जुमा की आखिरी नमाज है और इस मौके पर आपको बता दें कि पुलिस ने कई जगहों पर कार्रवाई की है जहां पर सड़क पर लोग नमाज अदा कर रहे थे। इस पर चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरों में इस बात की होड़ लगी है कि मुसलमानों के खिलाफ कौन कितना जहर फैलाता है, कितनी सजा देता है उनको, इस बात की होड़ लगी। ये बात उन्होंने कही है। जरा आपको वो बयान भी सुनाते हैं। पढ़ने को कि उस समय नवरात्र भी है। मेरठ का एक ये जो आया है पुलिस ऑफिसर का कि अगर आप पढ़ते हैं रोड पे या छत पे तो शायद आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दीजिएगा। इस तरीके की जो खबरें हैं, इस पर क्या? मैंने भी ये खबर सुनी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक होड़ लगी कि कौन मुसलमानों के प्रति ज्यादा घृणात्मक स्टेटमेंट दे सकता है, जिससे उसकी पब्लिसिटी और उस पर चर्चा हो। पुलिस कोर्ट नहीं है कि वो किसी का पासपोर्ट रद्द कर देगी या वो किसी का जो है लाइसेंस रद्द कर देगी। अगर कोई अपराध करेगा और वो अपराध जिस श्रेणी का, उसको वो सजा मिलेगी। लेकिन कि दूसरे की क्या सिर्फ यहाँ मुसलमानों पे हमला किया जाएगा, उनके प्रति घृणात्मक स्टेटमेंट दिए जाएंगे? सरकार सौगाते मोदी के नाम पे जो है किट दे रही है, ये क्या यही उसका सच है? कि आप अगर कह रहे हैं कि आपके अधिकारी कह रहे हैं, क्या ये सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? क्या सरकार ऐसा चाहती है कि अगर कोई नमाज पढ़ेगा, कहीं भी नमाज पढ़ेगा, अगर वो सड़क पे पढ़ लेगा या वो छत पे पढ़ लेगा तो हम उसका पासपोर्ट रद्द कर देंगे? सरकार क्या माहौल बनाना चाहती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कल में मुसलमानों को सांस लेने के लिए भी जो है उसमें भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा ना होता कल कोई कानून बन जाएगा, मुसलमान सांस लेगा तो उसका सांस लेना हम लोग बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनके अधिकारियों को क्या हो गया है। उनके अधिकारी जो है, अधिकारी कम नेता बनने के चक्कर में ज्यादा लगे। इसका खामियाजा जो है आम जनमानस को भुगतना। अवनीश और ज्ञानेंद्र के साथ आदर्श गुप्ता हमारे साथ हैं और इंद्रवीर सिंह है। अवनीश, कानपुर नगर की आज की बड़ी खबर कौन सी है? देखिए राहुल, जिस तरीके से जुमे की नमाज को लेकर के जिस तरीके से आपने दिखाया, उसी को लेकर के खबर है कि कानपुर में भी यहाँ पर लगातार जो है कहीं ना कहीं बयानबाजी लगातार हो रही थी, जिसमें अब जो मौलानाओं की तरफ से, जो कानपुर के मौलाना है, उनकी तरफ से जो बयान आया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो नमाज है वो मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी और लगभग 250 वॉलंटियर जो है उसके लिए कहीं ना कहीं तैनात किए गए हैं कि अगर कोई भी अगर बाहर जाता है, बाहर नमाज पढ़ने का कार्य करता है, तो वो वॉलंटियर जाकर के उनको देखेंगे। और जो मौलाना उन्होंने साफ तौर पर जो प्रशासन उसे कह दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरीके की गलत कार्य करता है या गलत जबरन अगर इस तरीके का कार्य करता हुआ पाया जाता है तो वो स्वतंत्र है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी प्रशासन कर सकता है। उसमें मौलाना या उनके तरफ से कोई भी जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी। और लगातार इस तरीके के बयान, क्योंकि पहले भी एक बयान मौलाना उनकी तरफ से आया था कि जो यहाँ पर नमाज पढ़ने का जो समय है, जो जगह दी गई है, वो कहीं ना कहीं सड़क पर हमको नमाज पढ़ने दी जाए। लेकिन इसके बाद में उन्हीं का जो पलट जवाब आया कि जो नमाज है वो अब मस्जिदों में ही 2 शिफ्टों में की जाएगी। राहुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए अवनीश अवस्थी आपका। हमारे साथ आदर्श गुप्ता जुड़े हुए हैं और इनके साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, अलका गुप्ता जी।
आदर्श, आप हरदोई से आज की बड़ी खबर कौन है? जी जी राहुल जी, हम बताना चाहेंगे आज हरदोई की बड़ी खबर में हम चूंकि नवरात्रि आने वाली है, उस नवरात्रि को लेकर यहाँ काफी जो है काफी माहौल जो बना दिखाई दे रहा है। बाजारों में भीड़ भी दिखाई दे रही है और खरीदारी भी लोग कर रहे हैं माता के लिए। लेकिन कुछ हम मंदिरों में गए हैं, उस मंदिर में सफाई नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं अलका गुप्ता जी हमारे साथ में, हम उनसे सिर्फ इतना ही जानना चाहेंगे कि जी मंदिर को लेकर जो सफाई नहीं हो रही है या महिलाओं को लेकर वो क्या कहेंगी। जी, पहले तो आपको IBC 24 यूपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र नववर्ष में हमारे नववर्ष भी शुरू होता है, उसकी भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि आने वाली है तो हमारे शहर में सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है और सभी तैयारियां भी हो रही हैं। नवरात्रि को अभी एक दिन बकाया है, रविवार से नवरात्रि प्रथम नवरात्रि का शुभारंभ होगा, तब तक सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ नवरात्रि मनाई जाती है। क्योंकि चैत्र नवरात्रि में जब हमारी माता के 9 दिन व्रत रखे जाते हैं तो उसमें क्योंकि जब देवताओं के राक्षसों का प्रकोप बढ़ गया था तो देवताओं महिषासुर का प्रकोप बढ़ गया था, तो माता की 9 दिन पूजा करके माता ने 10वें दिन महिषासुर का वध किया और देवताओं से उससे मुक्ति दिलवाई। ऐसे ही हमारे प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध करना तो निश्चय किया था तो उन्होंने भी 9 दिन माता का उपासना की और शक्ति प्राप्त की और 10वें दिन विजयदशमी के दिन रावण का वध किया। इसीलिए नवरात्रि में हमारी माता का पूजन अर्चना बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। मगर एक दुखद विषय भी कहूंगी कि 9 दिन तो हम माता की पूजा करते हैं, मगर अन्य समय जो हमें माता की पूजा 24 घंटे किसी चीज की भी हमें इच्छा होती है, चाहे हमें विद्या की जरूरत पड़ती है तो माँ सरस्वती के पास जाते हैं, लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है तो माँ लक्ष्मी के पास जाते हैं और जो शक्ति की जरूरत पड़ती है तो माँ दुर्गा के पास जाते हैं। मगर आज हमारे समाज में बड़ा चिंता का विषय है कि उन शक्ति की उपासना तो हम करते हैं, मगर जो हमारी जीती जाती मातृशक्ति हमारी बच्चियां हैं उनको जो कृत्य हो रहे हैं वो चिंता करने का विषय है कि आज हमारी बच्चियां सुरक्षित रहे और उनके ऊपर हमारे जो समाज में घृणित कृत्य हो रहे हैं लगातार उनके भी चिंता करने का विषय है कि हम माताओं को 9 दिन ना पूज कर सभी दिन माताओं का दिन होता है, सभी दिन माताओं के सम्मान के उनकी रक्षा करने का विषय है कि सभी संकल्प ले कि हमें सभी दिन हमें माता शक्तियों की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, उनके सम्मान को बनाना है, बरकरार रखना है। तो सभी देशवासियों से यही मेरा आग्रह है, सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि अपनी बहन और माता का जिस तरीके से सम्मान करते हो उसी तरीके से सभी मातृ शक्ति का सम्मान करने का आपकी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारा भारतवर्ष में जो है वो संस्कृति, वो हमारी संस्कृति जो है माता और बहनों को पूजने का विषय है। तो इसलिए सभी का यही आग्रह है कि सभी को सम्मान देने का कार्य करें। यही विचार हर किसी का होना चाहिए। ये विचार जो अभी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रख रही थी हमारे संवाददाता के जरिए, ये विचार अगर लोगों के मन में आ जाए और उसे अमल में लाएं तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं सकती। हमारा समाज ऑलरेडी सुधर गया। इंद्रवीर सिंह, इस वक्त आप नहीं है, लेकिन मुझे दूसरी खबर पर जाना है। आदर्श, आप उनसे बात करते रहिए, कंटिन्यू रखिए बातचीत। इंद्रवीर सिंह, रायबरेली की आज की बड़ी खबर कौन सी है? बता दें कि रायबरेली की ही नहीं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो है माहौल है ईद का। 2 दिन बाद ईद है और उसको लेकर के प्रशासन ने बड़े ही अच्छे तरीके से निपटाया। निपटाने के बाद रैली प्रशासन ने खुद होली का जश्न मनाया। जुम्मे की जो अलविदा जुम्मे की नमाज है उसको लेकर के रैली पुलिस की चप्पे चप्पे पर तैनाती, उसको लेकर के और भी क्या जानकारी ज्यादा है और किस तरीके से इस ईद के त्योहार को किस तरीके से निपटाया जाएगा। और आज अगर बात करें तो जुम्मे की नमाज पढ़ के उसके साथ हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा मौजूद है IBC 24 पर। सबसे पहले सर स्वागत है आपका IBC 24 पर सर। और सर आज अलविदा जुम्मे की नमाज है सर, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से रैली पुलिस की तैयारियां हैं सर? अभी तक तो हम लोगों ने आज अलविदा की नमाज है,
इसमें पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। अपने जीवन के नवाब की सारे चीज यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पे हो जाएगी। इसमें से 9 मस्जिद किया सभी जगह पुलिस व्यवस्थापन की गई है। दूसरी दवाई इसके अतिरिक्त युवाओं भी बनानी चाहिए, इसके अतिरिक्त खाना कार्यालय में जो उनको भी व्यवस्थापन के लिए फील्ड में अभी मैं भी अभी आपसे फील्ड में जो है चौकी में मिलूंगा वहाँ पर और इस तरह से पूरी तरह से कोई भी ऐसी का सामना ना। सर ईद के पर्व पे क्या मैसेज देना चाहेंगे रैवली की जनता को और खासकर एक समुदाय और कुछ समुदाय को क्या मैसेज देना चाहेंगे रैवली में? ईद की शुभकामना कमेटी की तरफ से जो इसके दिन भी नहीं आई है और पूरी तरह से जी राहुल, देखा जैसे आपने कि एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा ने जानकारी दी कि इस बार भी जो है ईद का त्योहार जैसे होली का त्योहार निकला है वैसे ही इसको भी हम अच्छे से संपन्न बिल्कुल कराएंगे और आने वाले वैसे समय होना में होना भी चाहिए। देखिए त्योहार किसी का भी हो लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, बेहतर तरीके से हो, और ये जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की। तो आपने एडिशनल एसपी से बात किया, उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, ये रहना भी चाहिए। धन्यवाद आपका इंद्रवीर सिंह, और आपने बातचीत की उसके लिए भी धन्यवाद। ज्ञानेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ की आज की बड़ी खबर कौन सी है? फिर से एक बार सीओ के ऊपर सीओ देखिए राहुल, बिल्कुल प्रतापगढ़ से बहुत बड़ी खबर है और फिर से एक बार प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर हमला हुआ है और सीओ उसमें गंभीर रूप से घायल हुए। पहले हम चाहेंगे कि एक बार वो विजुअल अगर चल जाता तो और भी आसानी होती थी। प्रतापगढ़ से विजुअल बिल्कुल राहुल, आपको पूरा मामला जी गमछा सर पे लगाए हैं और लाठी कोई लिया हुआ, वो कौन है? सीओ हैं जिनके चोट लगी है सर पे? बिल्कुल देखिए पूरा विस्तार से मामला बताते हैं। ये सीओ रानीगंज है, विनय कुमार शाहनी। और आज एक सुबह सूचना मिली कि एक युवती की जो है मौत हो गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहां पे युवती की मौत हो गई। प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों ने मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, माँ हॉस्पिटल के नाम से जाना भी जाता है और रानीगंज के दुर्गागंज बाजार में स्थित है। उसकी युवती के दिव्यांग माँ को फोन किया जाता है कि 4 वर्षों से ये युवती वहां पे काम कर रही थी। आरोप ये लगाया गया है युवती की माँ की ओर से कि उनके बेटी का रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई और उसकी हत्या करके डेड बॉडी जो है सौंप दी गई। सुबह तकरीबन 9:30 के आसपास से पूरा विवाद शुरू होता है, चक्का जाम होता है, समझाने का प्रयास किया जाता है। बकायदा पूरे फोर्स के साथ सीओ रानीगंज, एसएचओ रानीगंज और फतनपुर एसएचओ सारे कई थाने वहां पे पहुंचते हैं, समझाने का प्रयास किया जाता है, काफी फोर्स वहां मौजूद होती है। लेकिन फिर उसके बाद कहा जाता है कि ऐसी जगहों पे कुछ ना कुछ उपद्रवी मौजूद होते हैं, वो उपद्रव करना शुरू कर देते हैं तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ता है। लाठीचार्ज इन द सेंस अगर मैं कहूं तो लाठीचार्ज पब्लिक के ऊपर नहीं किया गया था, सड़कों पे पीट कर लोगों को सड़क पे डंडे पीट कर लोगों को हटाया जा रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने पत्थरबाजी उधर से शुरू कर दी, जिसमें अभी जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि बस इस लाइव के बाद मैं भी वहां मौके पे निकलूंगा, जिससे बताया जा रहा है कि 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल है और एक सीओ रानीगंज घायल है। सीओ रानीगंज का भी जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आया है कि 4 से 5 टाके लगे हैं, हाथों में गंभीर चोटें आई हैं क्योंकि उनके ऊपर लगातार 3-4 पत्थर कंटिन्यू पड़े हैं और सिर में गंभीर चोटें हैं उनके। अभी उनको मेडिकल कॉलेज नहीं लाया गया है, या तो उनको एसआरएन भेज दिया जाएगा वहीं से प्रयागराज, क्योंकि वहां से प्रयागराज भी पास पड़ता है।
या तो फिर उनको इधर प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा। लेकिन गंभीर मामला, क्योंकि हम लोग आज जुम्मा को लेकर के प्रतापगढ़ में एक्टिव थे, लेकिन उसी दौरान जो है पुलिस के ऊपर हमला जो है, लेकिन फिलहाल अभी भी स्थिति बताई जा रही कि काबू वहां पे नहीं है, भीड़ अभी भी वहां पे एकत्रित है। प्रतापगढ़ के 24 थानों को जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है और रानीगंज के लिए बुला लिया गया। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार भी मौके पे पहुंच चुके हैं और प्रतापगढ़ के डीएम भी मौके पहुंच चुके हैं। रानीगंज विधायक, सपा के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा भी गए थे। वहीं से ये बताया जा रहा है कि वहीं से विरोध प्रदर्शन जब शुरू हुआ आर.के. वर्मा के आने पर सपा के, उसके बाद से ही माहौल थोड़ी सी गहमा गहमी शुरू हुई है और जिसमें सीओ और रानीगंज घायल हुए हैं। अभी फिलहाल आरोप युवती की मां का जो है कि पुलिस की लापरवाही है। फिलहाल सच्चाई क्या है ये अभी क्लियर नहीं है। हत्या तो हो चुकी है। हत्या का मुकदमा, जो मेरी एडिशनल एसपी से बात हुई थी, बाइट नहीं है लेकिन जो बात हुई थी, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। रेप का उन्होंने आरोप लगाया है, तो उसकी भी जांच की जाएगी। फिलहाल ये सारा कुछ पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। पोस्टमार्टम में अभी शाम तक में क्लियर हो जाएगा कि रेप था कि नहीं था, वो अभी शाम तक में क्लियर हो जाएगा। लेकिन हत्या साफ तौर पे है। युवती की मां ने ये भी आरोप लगाया कि 6 दिन से हम लोगों ने पुलिस के चक्कर लगाए हैं, दर-दर की ठोकरें खाए हैं। पुलिस के ऐसे कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं था कि हमने नहीं खटखटाया है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। और उनका कहना ये भी है कि वो एक ही लौती थी कि जो घर को चलाती थी। मैं दिव्यांग हूँ और मैं चल नहीं सकती। तो साफ तौर पे अब जांच का विषय बनता है। लेकिन एक चीज कहनी चाहेंगे कि जिस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, ये भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या आप पुलिस के ऊपर हमला करके आप अपना कोई काम करवा सकते हैं? तो ये गलत है। फिलहाल दिव्यांग की मां ने भी इसको गलत ठहराया है। वो आहत है कि मेरी बेटी चली गई, लेकिन पुलिस के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था। कुछ उपद्रवियों के कारण ये हमला हुआ है। फिलहाल पुलिस वहां पे ड्रोन कैमरा भी उड़ रहा था, क्योंकि वहीं बगल थोड़ी सी दूर पे मस्जिद की, तो सुरक्षा के मद्देनजर वहां पे ड्रोन, उनसे भी नजर रखी जाए। कुछ सीसीटीवी फुटेज अब खंगालना शुरू कर दिया गया है कि कौन लोग थे वो जो पुलिस के ऊपर हमला किए हैं। राहुल, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र मिश्रा। इस खबर पर आप फॉलो अप लीजिए, इसको कवर भी कीजिएगा और मैं चाहूंगा कि ये खबर 9 बजे 9 रिपोर्टर में भी चले। और फिलहाल 12 खबर में इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।